नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 16 सितंबर 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ये जो पूरा पीडीएफ का लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं GI टैग फॉर असमीज गामोसा। नाउ असम ने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया है जिससे GI टैग जल्दी से असमीज गामोसा को मिल जाए। गामोसा ट्रेडिशनल और हैंडलूम वुमेन असमीज गामोसा को ही यह स्टेटस दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार इंप्लीमेंट कर रही है हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1985, जिसके तहत अदर स्टेट्स से जो ये गामोसा बनकर हमारे असम में आ रहा है वो बंद हो। पहली बात तो। दूसरी बात, जो ये हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है ना, मतलब वो मेक श्योर कर रही है दैट पावर लूम ना यूज हो इन हैंडलूम अपैरल्स को बनाने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, पावर लूम के थ्रू अगर ये गामोसा बन रहा है तो टेक्निकली इसका जो एक्चुअली में जितना पैसे मिलना चाहिए था ना, जो द पीपल इन्वॉल्व इन स्टिचिंग दिस गामोसा, वो पैसे नहीं मिलेंगे उन्हें। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए बेसिकली ऐसा किया जा रहा है। बुक ऑन भूपेन हजारिका, उस्ताद अमजद अली खान जी ने लॉन्च किया है एक बुक, जो कि ऑफ कोर्स हमारे भारत रत्न भूपेन हजारिका और ऑफ कोर्स म्यूजिक आइकन भी थे, ही वाज अ बिग म्यूजिक आइकन, उनके रिलेटेड रिलीज किया जा रहा है। इस बुक में उनके जीनियस को डिस्क्राइब किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है एज अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। और यह बुक प्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ एसे ऑन भूपेन हजारिकाज म्यूजिक, पॉलिटिकल एज वेल एज उनकी कल्चरल फिलॉसफी के ऊपर भी बहुत ही फोकस रहने वाला है इस बुक के ऊपर। ठीक है, असम ट्रिब्यून से यह भी न्यूज लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करें दोस्तों, तो देयर इज अ सेटअप ऑफ न्यू रेगुलेटर फॉर मेडिकल डिवाइसेस। नाउ सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है दैट वी आर फॉलिंग शॉर्ट इन इफेक्टिवली रेगुलेटिंग द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री, है ना। इसीलिए यह न्यूज इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज था, जो कि आप GS2 के इस टॉपिक से भी इसको रिलेट कर सकते हैं ना। इसके की रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए गए हैं? बोला जा रहा है दैट एक नया रेगुलेटर की बात चाहिए, क्योंकि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उतना इफेक्टिवली इस चीज को निभा नहीं पा रही है उनकी काम। ठीक है, पहली बात तो। ठीक है, इसलिए नया रेगुलेटर चाहिए मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, पहली बात। चलो दूसरी बात, मिनिस्ट्री टू वर्क इन सिनर्जी विथ स्टेट गवर्नमेंट। कहा जा रहा है मिनिस्ट्रीज को जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ सिनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे इंपार्ट किया जा सके नेसेसरी स्किल टू लोकल मेडिकल डिवाइस ऑफिसर्स। ठीक है, और तीसरा है मैकेनिज्म टू रेगुलरली डेजिग्नेट स्टेट मेडिकल पर्सनल। दैट इज, बोला जा रहा है दैट स्टेट मेडिकल पर्सनल्स को वी शुड डेजिग्नेट देम एज मेडिकल डिवाइस और मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग ऑफिसर्स, जिससे द मैंडेट ऑफ लेजिस्लेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ठीक है, सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो क्या इस रिकमेंडेशंस में दिए गए। यही नहीं, बोला गया है दैट क्यों ना हम लोग एक रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला सके। आपको पता है ना, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है दैट देखो भाई, इस सेक्टर में तो रिसर्च एंड इनोवेशंस को बहुत ज़्यादा प्रोमोट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें एक रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे, जैसे बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइसेस को और टेस्टिंग लेबोरेटरीज को सर्टिफाइड करना है, रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है जिससे सर्विलांस मैकेनिज्म और भी स्ट्रेंथन हो सके, है ना। यही नहीं, मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्री को हमें फॉर्म करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली फॉर इम्प्लांट्स। नेक्स्ट, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। कहा जा रहा है लास्ट 3 साल में अगर देख लीजिएगा, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी विथ नियरली अनलिमिटेड पोटेंशियल हैज प्रोड्यूस्ड फ्लॉलेस रिजल्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। इसीलिए इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इनफैक्ट ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या? देखो, बेसिकली जीनोम एडिटिंग के बारे में आपने सुना है, जिसको जीन एडिटिंग भी कहा जाता है। जीन एडिटिंग के तहत जीन मटेरियल्स अलाउ किया जाता है, जीन मटेरियल्स जिससे हम इसको ऐड कर सके या फिर इसको रिमूव कर सके या फिर ऑल्टर कर सके। सोचो, यह एक आपका जीनोम सीक्वेंस है आपके शरीर का, ठीक है।
अब सोचो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्टिव पीस को हम लोग क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के थ्रू एडिट करते हैं। समझ रहे हो बात? तो और ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है इसका, किस किस सेक्टर में। एक तो ऑफकोर्स साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने में है ही, जिससे हम लोग कोई भी डिजीज का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अपन कर सकते हैं दैट हाँ व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट डिजीज। दूसरा है हम लोग कहीं ना कहीं बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग या फिर नए पैथोजेंस अगर जो भी आ रहे हैं, तो अगेन उसके थ्रेड को आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा नायाब टेक्निक है। इनफैक्ट पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन चाइना हैज यूज्ड दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस फ्यू ऑफ द बेबीज एज वेल। जी हाँ, और इसीलिए तो इसके जो है ना लीगल कुछ एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोचो एक मैं मतलब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा बच्चा पैदा किया गया जिसको शकल ऋतिक रोशन की तरह मिल जाए, है ना, दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन के तरह मिल जाए, राइट, हाइट अमिताभ बच्चन की तरह मिल जाए तो मतलब दैट विल बी ए परफेक्ट बेबी, है ना। तो आप खुद सोचो ना, अगर वैसे ही बेबीज रहने लगे तो फिर एपीएससी आपको और हमको कहाँ मिलेगा? एपीएससी क्रैक कर पाओगे जी? नहीं ना कौन क्रैक करेगा? उसको उसी टाइप के बच्चे करेंगे भाई, क्योंकि उनका दिमाग भी अच्छा है, देखने में भी खूबसूरत है, मतलब सभी कुछ एंगल से अच्छे हैं। समझ रहे हो बात? तो उससे एक एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिल रहा है। बट जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए बहुत नया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए किया जाए तो, है ना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आर देयर। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अगर कुछ स्टेप्स ले लीजिएगा तो सरकार ने अप्रूव किया है एक 5 ईयर का प्रोजेक्ट, जिससे इस टेक्नोलॉजी के सहारे वो सिकल सेल एनीमिया डिजीज को जड़ से खत्म कर देना चाहती है। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया डिजीज ऐसी डिजीज है जो क्या ज्यादातर हमारे ट्राइबल पॉपुलेशंस को हिट करती है ना। नेक्स्ट, ग्रोइंग वाटर क्राइसिस एंड वन वाटर अप्रोच। दोस्तों एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ दिन पहले मैंने इस आर्टिकल में डिस्कस भी किया था, वन हेल्थ अप्रोच, बताइए तो क्या है वन हेल्थ अप्रोच? डिस्कस किया था दैट हमारा हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ और एनिमल्स और वेरियस फ्लोरा फौना का हेल्थ जो है कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो दैट वाज वन हेल्थ अप्रोच, जिससे सबका जो सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो सके, किसी का कोई भी कंपोनेंट का एयर यहाँ पे खड़ा मतलब सेहत नहीं खराब हो और ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर प्रिवेल कर सके, ठीक है। उसी के सेक्टर में वन वाटर अप्रोच की यहां पे बात की जा रही है। इनफैक्ट इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस, उसके मैनेजमेंट को देखते हुए वन वाटर अप्रोच की बात की जा रही है। यहां पर क्या है भैया, ये वाटर क्राइसिस है क्या? देखो, यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है दैट बाय द ईयर 2050 4 बिलियन पीपल जो है ना सीरियसली इफेक्ट होने वाले हैं वाटर शॉर्टेज से। अब आप खुद सोचिए, 4 बिलियन लोग अगर सीरियसली इंपैक्ट होंगे तो हमारा काम क्या होता है? उसका नेगेटिव इंपैक्ट को रोकना। इनफैक्ट ये भी बोला गया है दैट कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है 2050 तक, लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना। इनफैक्ट 31 कंट्रीज तो ऐसे हैं विच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, एंड बाय 2025 बोला जा रहा है अराउंड 48 कंट्रीज जो है वो लोग पूरा वाटर का शॉर्टेज फेस करने वाला है। इंडिया की अगर बात करें तो ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप 2019 के आधार पर शो किया जाता है दैट मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, यहाँ पे वाटर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होने वाला, वाटर स्कार्सिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। नीति आयोग का रिपोर्ट अगर देख लीजिएगा जो कि 2018 को निकाला गया था कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अगर देख लीजिएगा कहा जा रहा है मोर देन 600 मिलियन पीपल विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस। आप खुद सोचिए, दिस इज ह्यूज। 60 करोड़ लोग अगर फेस करे देन आप समझिए क्या होने वाला है ना। सवाल होता है इम्पैक्ट क्या क्या है वाटर क्राइसिस का भाई? रूरल अर्बन डिस्प्यूट हो ही सकता है ना। अर्बन लोग मतलब अर्बन रीजन की गवर्नमेंट सोचेगी अर्बन रीजन में ज़्यादा वाटर को सप्लाई करना है, बट रूरल रीजन वाले बोलेंगे ना अरे भाई क्यों ऐसा क्यों, है ना। ये सेक्टोरल और रीजनल कंपटीशन भी क्रिएट कर सकता है, वाटर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकती है बिटवीन द कंट्रीज, है ना। फिर झगड़ा कर सकते हैं, नेपाल और इंडिया में झगड़ा हो सकता है, भूटान इंडिया में झगड़ा हो सकता है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में झगड़ा हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो खैर एविडेंस है फ्यूचर में होगा ही, है ना। सो या दो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यस एब्सोल्युटली, बट या ये एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे क्लियरली आप खुद सोचो ना, हम लोग ऑपरेशन मेघदूत हम लोगों ने क्यों चलाया था सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए, पता है? बताऊं
क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को अगर हमारा कब्जा में रहेगा ना, तो आप खुद सोचिए फ्यूचर में वाटर क्राइसिस उतना ज़्यादा हमें नहीं फेस करना पड़ेगा जितना करना पड़ता था, ठीक है। सो देर इज साइलेंट क्राइसिस ऑफ ग्लोबल डायमेंशंस एज वेल। इनफैक्ट बोला जा रहा है विद मिलियंस ऑफ पीपल बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ वाटर टू लिव एंड सस्टेन देयर लाइवलीहुड। यही चीज़ होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। ऑल इन वन वाटर, ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, रिसाइकल वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर, हर चीज़ को हम लोग को यहाँ पे फोकस करके बचाना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला गया है दैट वन वाटर अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बोला जा रहा है हमें माइंडसेट सेट करना पड़ेगा दैट वाटर हैज़ वैल्यू, है ना। मल्टीफेसेटेड अप्रोच के तहत हमें काम करना पड़ेगा, साइलोज में नहीं काम करना पड़ेगा। इंश्योर करना पड़ेगा वाटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल रिटर्न्स जो वाटर के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से आता है वह जिससे हो सके। तो ये सब चीज़ें अगर जब तक हम लोग इंश्योर नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा भाई, आप खुद सोचो ना, ठीक है। सो या वी शुड इंश्योर दिस, यूटिलाइज वाटरशेड स्किल थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ कोर्स एंड पार्टनरशिप एंड इंक्लूजन डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स के साथ हमें करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल वाटर को हम लोग क्राइसिस सिचुएशन से आने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे रिलायबल, सिक्योर एंड क्लीन वाटर सप्लाईज, वन वाटर अप्रोच का, एक्विफायर को रिचार्ज करना, फ्लड प्रोटेक्शन करना, रेजिलियंस टू क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी करना, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना हर एक जगह, ठीक है। इसलिए तो हर घर नल स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल होता है दैट चलो इसको समझते हैं, कन्वेंशनल जो वाटर मैनेजमेंट अप्रोच करते हैं ना, उसके थ्रू हम लोग वन वाटर अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वन वाटर अप्रोच और कन्वेंशनल में क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर और स्टॉर्म वाटर को सेपरेटली मैनेज किया जाता है। बट यहाँ पर जो है ना पूरा वाटर को एज ए सिस्टम रिगार्ड किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स कहाँ से वो निकल रहा है, और इक्वल वर्क, दैट इज तीनों सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर को मेक श्योर करना पड़ेगा होलिस्टिक वे में कंजर्व किया जा सके। वन वे रूट फ्रॉम सप्लाई टू यूज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, और यहां पे वाटर को रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है सेवरल टाइम्स, एक बार नहीं। यूज ऑफ स्टॉर्म वाटर को कंसीडर किया ही नहीं जाता कन्वेंशनल अप्रोच में, बट यहां पर स्टॉर्म वाटर को भी एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के तहत कंसीडर किया जाता है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर इन कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट, मिक्स ऑफ ग्रे एज वेल एज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज हमें हाइब्रिड सिस्टम वन वाटर अप्रोच के तहत बनाता है, ना कि ग्रे सिस्टम सिर्फ एक। नेक्स्ट इज कोलाबोरेशन इज नीड बेस्ड, और यहाँ पे एक्टिव कोलाबोरेशन हर एक स्टेक होल्डर्स का बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंक्लूडिंग डिफरेंट कम्युनिटीज एज वेल। कुछ कुछ केस स्टडीज भी दिया हुआ है, अगर जो सोचो कि नहीं का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, अगर ज्योग्राफी है ना, तो आप लोग इन केस स्टडी को भी इंक्लूड कर सकते हो। सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस केस स्टडी पर से हेयर, क्योंकि अगेन बट हाँ आप एक केस स्टडी देख ही लो, सिंगापुर ये वर्क कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग जीरो वेस्ट नेशन। कैसे? कंजम्पशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको पहले से फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सी ककम्बर्स के बारे में, सी क्यूकम्बर्स मतलब पता है ना, खीरा जिसको बोलते हैं, है ना हिंदी में। अगेन सी कक्यूम्बर्स वेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक्ड मरीन एनिमल्स इन इंडिया बिटवीन 2015 एंड 2021, ऐसा बोला जा रहा है। एक रिपोर्ट के नया एनालिसिस प्रेजेंट किया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के द्वारा, इनके द्वारा। इनफैक्ट बोला जा रहा है तमिलनाडु ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ मरीन वाइल्ड लाइफ सीजर्स, जो कि पुलिस के द्वारा किया गया। इनफैक्ट एक एनालिसिस जिसका टाइटल है इलीगल ट्रेड इन मरीन स्पीशीज इन इंडिया 2015-21, उसके बेसिस पे असेसमेंट किया गया 187 मीडिया रिपोर्ट्स का रिगार्डिंग मरीन वाइल्ड लाइफ सीजर्स इन इंडिया। तो उसमें पाया गया ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर इलीगल मरीन ट्रेड देख लीजिएगा, कुछ कुछ स्पीशीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे सी ककम्बर तो है ही, कोरल्स भी है, सी हॉर्स है, पाइप फिश है, शार्क एंड रे है ना, सी शेल्स, सी फैन, सी टर्टल्स। So these are the things. Sea cucumbers, they are the part of larger animal group, है ना, जो कि यहाँ पे आप क्लियरली इसको देख भी पा रहे हैं। इसका बॉडी शेप एकदम क्यूकम्बर के तरह ही होता है ना, बट दे हैव स्मॉल टेंटिकल्स, ये सब देख रहे हो, ये सब छोटे छोटे है ना, जिससे वो एक रीजन से दूसरे रीजन आराम से चल भी सकता है, ठीक है। सो ये वेजिटेबल स्पीशीज मत समझ लीजिए इसको, है ना, क्यूकम्बर बोला तो एनीवेज प्रोटेक्शन अगर देख लीजिएगा IUCN रेड लेटर लिस्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो ऐसे शेड्यूल 1 में है सेटअप किया हुआ। बट ब्राउन सी क्यूकम्बर्स और ब्लॉक स्पॉटेड, दो काइंड ऑफ सी क्यूकम्बर स्पीशीज है। ब्राउन सी क्यूकम्बर जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज है, और ब्लैक स्पॉटेड सी क्यूकम्बर जो है ये लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है, ठीक है।
नेक्स्ट, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स। नाउ कौन कौन से 4 ट्राइब्स है भाई? देखो, इसमें हाथी ट्राइब्स है ना, नारी कोरावर ट्राइब्स, कुरु विकारन ट्राइब्स और बिंजिया ट्राइब्स। कहाँ कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु दूसरा वाला, और हाँ छत्तीसगढ़ से बिंजिया ट्राइब्स है, इसको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इसके बारे में था, गॉन्ड के बारे में भी था इन एसटी लिस्ट। सो कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव किया है ब्रिंगिंग गॉन्ड कम्युनिटी रिसाइडिंग इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द एसटी लिस्ट, राइट। जिसमें गॉन्ड कम्युनिटी में भी अगर देख लीजिए ना, कुछ कुछ सब कैटेगराइजेशन है, जिसमें धुरिया आता है, नायक, ओझा, पथारी, राजगौंड, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच। हेट स्पीच के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक लॉ यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला दैट देखिए भाई, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई ऐसा अलग से कानून नहीं है, इसीलिए हम लोग इंडियन पेनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ सवाल होता है, इलेक्शन कमीशन अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या करता है? पहले तो इशू करता है एडवाइजरी ऑफ द कॉशियस टू कॉशनिंग कैंडिडेट्स, प्रोहिबिट करता है उनको फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इनिशिएट करता है क्रिमिनल कंप्लेंट इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स एज वेल। नाउ आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के उस सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्या हेट स्पीच को रोकता है। तो आईपीसी सेक्शन 295A के तहत डील करता है पनिशिंग एक्ट्स विच डेलिबरेटली और मैलिशियसली इंटेंसियस in outraging the religious feeling of the class of persons, right? और दूसरा वाला जो है ये बार करता है द प्रोमोशन ऑफ एनिमोसिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, यही सब है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। या नेक्स्ट, कमिटी टू बूस्ट वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। देखिए न्यूज़ क्या है, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल जो है ना, उन्होंने लास्ट के समय में अगर देख लीजिएगा, लास्ट साल 5.5 लाख करोड़ रुपया स्टार्टअप्स और स्टार्टअप के इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट किया है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास है जो कि इन्वेस्ट करता है ऑन द प्राइवेट कंपनीज, और वैसे प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक, उसमें बहुत सारी कंपनीज थी ना जिनके ऊपर इन्वेस्ट करते थे, तो वो सब क्या है पता है? दोज आर प्राइवेट इक्विटी ओनली, है ना। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल। ये एक फॉर्म है प्राइवेट इक्विटी का एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज और स्मॉल बिजनेसेस, जिसको वो बिलीव करते हैं दैट हाँ इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। सो वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम वेल ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। नेक्स्ट, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ यूज ऑफ लाइफ साइंस। देखो, बायोरिस्क को प्रिवेंट करने के लिए डुअल यूज रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत आई है जिससे सेफ यूज किया जा सके लाइफ साइंस का, राइट, जिससे बायोरिस्क दुनिया में ना फैल सके। बायोरिस्क बोले तो क्या है भाई? देखो, आपको पता होना चाहिए दैट बायो वेपन्स के बारे में आपने सुना है ना। से फॉर एग्जाम्पल बायो वेपन्स क्या होता है? जैसे सोचो मैं अगर एक वेपन ऐसा छोड़ दूं ना जिसके तहत कुछ ऑर्गेनिज्म मैं कोई देश में छोड़ दूं, जैसे पाकिस्तान में मान लो, ठीक है, छोड़ दिया जाए, और मतलब वो बम नहीं होगा बट कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि इस रीजन में छोड़ दिए जाएंगे और वो ऑर्गेनिजम्स ही उस रीजन के लोगों को हैम्पर करेंगे, वहां पे बीमारी फैला देगा। सो दैट काइंड ऑफ वेपन्स आर बायोलॉजिकल वेपन्स। समझ रहे हो बात? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है जिसके तहत सेफ यूज किया जा सके इन लाइफ साइंस का। इनफैक्ट इनको यूज किया जाना चाहिए बट पीसफुल या फिर मिलिट्री यूज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, राइट। सो to develop new and improved way of addressing global health concern without fear of research being misused, genome editing को हमें प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था ना, चाइना में इस टाइप के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जा चुके हैं, या फिर मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको पिछले वाला आर्टिकल में ऋतिक रोशन वाला, है ना। सो यस,
अगर वैसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। वैसे ही बायो वेपन्स के बारे में बोला गया है यहाँ पे, दैट बायो वेपन्स भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बायो वेपन्स अगर बन गया तो फिर बहुत तबाही मच सकता है ना। या फिर जीनोम एडिटिंग के थ्रू अगर डिजाइनर बेबीज बन गए तो फिर कंपटीशन तो वही लोग निकालेंगे, है ना। आप लोग बैठते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो अगेन ये सब चीज को, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस को साइडलाइन करने के लिए ही यह फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अटेंड बाई ऑल द पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अब एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। कल वाला जो मतलब न्यूज लाया गया था ना, तो उसमें क्या हुआ था ना, दैट साउंड नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, शायद कुछ अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको फिर से आज री अपलोड किया गया है ना। सो आप फिर से देख सकते हैं। एंड इसीलिए क्योंकि आज सुबह ही अपलोड किया गया था ना, तो इसलिए ज़्यादा लोगों ने आंसर्स, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे थे। कोई बात नहीं, आप खुद से देख लीजिएगा। इसका आंसर गुजरात था, है ना, गिफ्ट सिटी, याद कीजिए। ठीक है, सो या आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ऑफन सीन इन न्यूज रिलेट्स टू लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च टेक्निक, जीन एडिटिंग टेक्निक, सी बेड ड्रिलिंग या फिर ओजोन डिप्लीशन के रिलेटेड टेक्निक। ठीक है, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी क्यूकम्बर्स इज इनकरेक्ट? पहला, दिस इज अ वेजिटेबल स्पीशीज ग्रोन इन ओशियन बेड्स। दूसरा, they are one of the largest marine species, largest illegally traded marine species in India. तीसरा, they fall in Wildlife Protection Act 1972 का Schedule 1 का species. चौथा, none of the above. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.